प्यारे बच्चों, वसंत भाग 3 से आज 11वां पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ के लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं। इस पाठ में हम जानेंगे उस रोचक कहानी को जब भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बोलती फिल्म बनी। बोलती फिल्म शब्द आने से ही मन में ये सवाल उठता है कि क्या पहली फिल्में इससे पहले गूंगी फिल्में बनती थी? क्योंकि जिस दौर में आज हम जी रहे हैं या जिस दौर से आप लोगों ने सिनेमा देखना शुरू किया है, वो तो फिल्में बोलती नाचती कूदती सब चल रही हैं। लेकिन सत्य बात है बच्चों, एक दौर ऐसा भी था जब फिल्मों में आवाज़ें नहीं होती थी, सिर्फ विजुअल्स होते थे। सिर्फ हमको दृश्य दिखाई देते थे, उसी से हम अंदाज लगाते थे कि क्या घटनाएं घट रही हैं। वो भी एक दौर था, लेकिन भारतीय सिनेमा ने गति पकड़ी वास्तव में जब बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। और आज जिस दौर में हम हैं उस दौर में तो फिल्मों में बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारी नई नई चीज़ें जुड़ती चली गई, लेकिन उसकी शुरुआत वहीं से होती है जब पहली बार बोलती फिल्में बनी। कई बार हम फिल्में तो बहुत देखते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते बहुत सारी फिल्मों से जुड़ी हुई जो तथ्य हैं, जो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, हमें निश्चित रूप से उन्हें जानना चाहिए। जैसे कि भारत में पहली फिल्म कब बनी। तो भारत में जो पहली फिल्म बनने यानी जो पहली मूक फिल्म है, उसके बारे में दो प्रकार के मत हैं। एक मत है कि सन 1912 में पुंडलिका नाम की जो फिल्म थी वो पहली फिल्म है, लेकिन जो सर्वसम्मति से जिसको माना जाता है, जो रिकॉर्ड में है, वो है 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म, जिसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था। दादा साहब फाल्के वही व्यक्ति हैं जिनके नाम पर इस समय भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, तो उस पुरस्कार का नाम है दादा साहब फाल्के। और भी कई छोटे मोटे तथ्य हैं, जैसे कि भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन थी, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि पहले फिल्में ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी। तो सन 1937 में आरदेसी एम ईरानी, जिन्होंने पहली बोलती फिल्म बनाई थी, उन्होंने ही पहली रंगीन फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था किसान कन्या। सबसे बड़ी फिल्म की बात की जाए तो सन 1912 में गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये 2 पार्ट में फिल्म बनी थी और 5 घंटे 19 मिनट की थी। तो इसी के साथ अगर एक बात और जान लीजिए हम लोग पाठ में प्रवेश करने से पहले, कि सबसे छोटी फिल्म तो 2011 में बनी रागनी एमएमएस, और हरामखोर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और श्वेता त्रिपाठी अभिनीत फिल्म जो थी हरामखोर, और रागनी एमएमएस फिल्म, ये दोनों फिल्में 1 घंटा 33 मिनट की थी। तो ये छोटी फिल्में हैं, बड़ी फिल्में। और भी सिनेमा के बहुत सारे तथ्य हैं जिनको आपको जानना चाहिए, लेकिन आइए हम पाठ में प्रवेश करते हैं और उस कहानी को जानने का प्रयास करते हैं जिसमें भारतीय फिल्म जो पहली बोलती फिल्म बनी उसके निर्माण प्रक्रिया में कौन कौन सी घटनाएं घटी, वो कैसे यह दुष्कर कार्य संभव हो पाया। आइए देखते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म, आरामाला के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। ये जब फिल्म रिलीज हुई है आला मारा, तो उसके पोस्टर पर यही लिखा था कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। क्यों? क्योंकि इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी बात यही थी। उससे पहले आज तक भारतीय सिनेमा के इतिहास में कोई भी फिल्म ऐसी नहीं बनी थी जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों हो, सिर्फ विजुअल्स होते थे। 14 मार्च सन 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा का मतलब पहली बोलती फिल्म बनी। उससे पहले भारतीय सिनेमा में मूक बधिर वाली फिल्में बनती थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आरदेशिर एम ईरानी। आरदेशिर ने सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा यानी उस जो स्क्रीन पे कहानी।
इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आरदेशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आरदेशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पहला म्यूजिक डायरेक्टर। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पार्श्व गायक जो पीछे से गाते हैं। आजकल हम फिल्मों में जो गाना सुनते हैं, हीरो जो आपके सामने गाते नाचते दिखते हैं, वास्तव में वो सॉन्ग कोई पीछे से गा रहा होता है, इसीलिए उन्हें प्लेबैक सिंगर कहा जाता है। और उससे पहले क्या होता था कि लोग वही गाते थे जो एक्टिंग करते थे। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। और अगर आपसे पूछा जाए भारतीय सिनेमा का पहला गीत कौन सा है, तो आप बताएंगे दे दे खुदा के नाम पे प्यारे अगर देने की ताकत है। और फिल्म का नाम क्या है? आला मारा। आला मारा का संगीत उस वक्त डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आला मारा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बने। बच्चों, आज हम बहुत सारी फिल्मों को देखते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। कई बार फिल्मों की शूटिंग की अनुमति नहीं मिलती है व्यस्त जगहों पर, और मिलती भी है तो रात में, लेकिन फिल्मकार को दिन का सीन दिखाना है तो ऐसी लाइटिंग की जाती है कि जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दिन का घटना है। ये सिर्फ लाइटिंग का कमाल। तो सबसे पहली बार लाइटिंग का प्रयोग इसी फिल्म में किया गया। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आरदेशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फैंटेसी मतलब जादुई कल्पना। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, ये पहली हीरोइन हो गई, और नायक थे विट्ठल, ये पहले हीरो हो गए। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। सर्वाधिक पारिश्रमिक का मतलब जो आप लोग सुनते हैं ना, फिल्मों करने के लिए एक्टर जो होते हैं फीस लेते हैं, बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। जैसे आजकल के दौर में सलमान खान हुए, शाहरुख खान हुए, आमिर खान हुए, अक्षय कुमार हुए, ऋतिक रोशन हुए, ये महंगे स्टार हैं। महंगे मतलब इनको एक एक फिल्मों के लिए करोड़ों रुपए लोगों को देने पड़ते हैं। तो उस समय के जो मूक बधिर फिल्में चलती थी, उसके भी एक्टर जो होते थे वो भी अपने हिसाब से पैसे लेते थे। तो उस समय के सबसे महंगे एक्टर थे विट्ठल और नायिका जुबैदा। अब देखिए, उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। क्या किस्सा है? कि विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया, भाई मुझे क्यों हटाया गया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने सुना ही होगा। पाकिस्तान में उनको कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है कि जिन्ना ने अपने जीवन में कभी भी कोई मुकदमा नहीं हारा। जब वो कोई मुकदमा नहीं हारे तो आप जान रहे होंगे कि परिणाम क्या होने वाला था। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय। स्टंटमैन यानी जो हीरो के डुप्लीकेट के रूप में एक्शन सीन देते हैं। कई बार हम फिल्मों में देखते हैं जो खतरनाक एक्शन सीन होते हैं, वो हीरो जैसा ही कपड़ा पहन के उन्हीं के पर्सनालिटी वाला कोई आदमी उस सीन को अंजाम देता है, जिसमें साफ हीरो का चेहरा नहीं दिखाई देता, क्योंकि हीरो होता ही नहीं वहाँ पे। तो वो काम जो करते हैं उन्हें स्टंटमैन कहा जाता है। इसके अलावा आलम आराम, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता मौजूद रहे, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। आप लोग इसमें देख रहे हैं ना, पृथ्वीराज कपूर, ये पृथ्वीराज कपूर वही हैं जिनके बेटे राज कपूर, और आज पूरा जो कपूर सरनेम से फिल्म जगत में लोग दिखते हैं, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर तक, ये इन्हीं के परिवार के लोग हैं। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया। जैसे ये 10,000 फुट लंबी थी का मतलब
पहले रील पे फिल्में चलती थी, तो रील जितनी लंबी होती उसको राउंड करने में उसकी बात बता रहे हैं कि 10,000 फीट लंबी थी। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों पर फिल्म बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा किसान। इसमें किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं जिस दौर की ये बात हो रही है उसमें भारत अंग्रेजों का गुलाम था। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता अर्देशीर ईरानी इतने विनम्र थे कि जब सन 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तब तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया। ये उनका बड़प्पन है, उनकी विनम्रता है। क्योंकि छोटापन क्या है, जब आदमी कहता है अरे मैं नहीं रहता तो ये काम नहीं होता, मैं नहीं होता तो वो काम नहीं होता, मैंने कर दिया, मुझसे हो। देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है। सेना का जवान जो दुश्मन को अपने देश में नहीं घुसने देता और सीने पर गोली खा के शहीद हो जाता है, उससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है वहाँ पे। तो डॉक्टर जो एक गरीब आदमी का बच्चा है, जिसको सबने कह दिया कि ये नहीं बच पाएगा, और डॉक्टर अपनी फीस की चिंता न करके अपने खर्चों पर उसके बच्चे को बचा लेता है, उससे बड़ा काम क्या है। कोई पुलिस वाला अगर किसी की जान, मतलब हर एक व्यक्ति, एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा के जो कुछ बना देता है, तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे उसकी भूमिका है। आप जो कर सकते हैं देश के लिए वो करिए। वही अर्देशीर मीरानी ने कहा कि भाई मैं यही कर सकता था तो मैंने ये किया, ये कोई अलग चीज नहीं है, मुझे यही आता था इसलिए मैंने किया, ये मेरे हिस्से का योगदान है। ये उनका बड़प्पन है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन प्रतिभा की कद्र भी होने लगी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्म में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर आने लगे। यानी वही एक्टिंग कर सकता था जिसको गाना भी अच्छे से आता हो। के.एल. सहगल उसमें एक बड़ा नाम है, गुरुदत्त, ये लोग तो आज के दौर में देखिए सिर्फ एक्टिंग आती है, गाने के लिए तो प्लेबैक सिंगर पहले से ही हैं। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, यानी अब उसकी कहानियों में आम जीवन की चीज़ें भी समाहित होने लगी। एक तरह की नई आज़ादी थी जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। दैनिक और सामाजिक जीवन यानी हमारे आसपास जो घटता है वो सब चीज़ें भी फिल्मों का हिस्सा बनने लगी। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी नामक फिल्म की नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर के औरतों में लोकप्रिय थी। आज भी हम देखते हैं बच्चों, हीरो जो कुछ पहनावा होता है तुरंत वो लड़कों में फेमस हो जाता है, जो हीरोइन कुछ ऐसा पहनती हैं वो फेमस हो जाता है। यानी वो जो लोकप्रियता का दौर उस समय शुरू हुआ वो आज तक कायम है। आरदेसी ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा में भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक आरदेसी ईरानी को उपलब्धियों को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया। जैसा मैंने बताया कि आलम आरा फिल्म से भारतीय सिनेमा का एक जो दौर शुरू हुआ, एक नया दौर जो शुरू हुआ, वो आज तक थमा नहीं और सिनेमा में नित नए परिवर्तन होते रहे। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य इतना ही है कि पहली भारतीय जो बोलती फिल्म बनी उसके बारे में जाने, क्योंकि ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। साथ ही पहली मूक फिल्म के बारे में भी आपको जानना चाहिए, पहली रंगीन फिल्म के बारे में आपको जानना चाहिए, पहली पहली हर एक वो फिल्म जो बहुत सबसे ज़्यादा कमाई की उसके बारे में जानना चाहिए। भारतीय सिनेमा इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना बहुत ज़रूरी है, एक छात्र होने के कारण, एक जागरूक नागरिक होने के कारण। तो बच्चों, इस पाठ से कुल 4 प्रश्न हैं, जो कि इस पाठ में बड़ी सहजता सरलता से आपको मिल जाएंगे। फिर भी इन प्रश्नों का उत्तर देने में आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।